हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2022 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी। मीन्स कह रहा है वाटर है 20 ग्राम, कितने टेम्परेचर पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर। उसके अंदर स्टीम भेजी जाती है और स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, स्टीम हीट लॉस करेगी और वाटर क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है आपको। तब स्टीम क्या करेगी, हीट लॉस करेगी और वाटर क्या करेगा, हीट गेन करेगा और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो कह रहा फाइनल बताओ वाटर कितना प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्टीम जो है वो हीट लॉस करेगी तो वाटर में कन्वर्ट होती जाएगी। 20 ग्राम वाटर तो पहले है, मान लेते हैं m ग्राम स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हो गई और उसका फाइनल टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी गिवन है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी गिवन है, 540 कैलोरी पर ग्राम, जिसको हम एल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हमने माना कि जो 20 ग्राम पानी था शुरू में, उसके अंदर से जो स्टीम भेजी है वो m ग्राम स्टीम जो है कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर कन्वर्ट होकर के उसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सो हमें क्या करना होगा, पहले तो ये देखना होगा 20 ग्राम पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस लेके जाने में कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर जब चेंज होता है तो हम स्पेसिफिक हीट का यूज करते हैं। तो जो हीट देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, एम एस डेल्टा टी। एम क्या है, मास, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है, 20 ग्राम, एस कितना था, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी कितना आएगा, 70 आ जाएगा। सो यहाँ पर कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1400 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी 20 ग्राम वाटर को, ताकि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और ये जो हीट होगी वो कहाँ से आएगी, स्टीम से आएगी। मान लेते हैं m ग्राम जो स्टीम थी वो कन्वर्ट हुई है वाटर में, और कितने डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा वाटर, 80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जो टेम्परेचर इसका होगा वही टेम्परेचर इसका होगा, तभी तो दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। सो यहाँ पर स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, पहले वाटर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर और फिर वाटर आएगा 80 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। सो यहाँ पर कितनी हीट निकलेगी, m इंटू में एल वी। एम क्या है, मास, जो कितना लिया है हमने, m ग्राम, तो m गुणा में 540 हो जाएगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी गिवन है, 540 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 540 m आ जाएगा। इतने कैलोरी हीट जो है निकलेगी जब स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर में कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या होगा, वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तब कुछ हीट लॉस करेगा। वो कितनी करेगा, एम एस डेल्टा टी। एम तो मास है, एस कितना है, 1 है वाटर का, डेल्टा टी कितना है, 20, तो 20 एम कैलोरी हीट निकलेगी जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। सो यहाँ पर ये और ये इतनी हीट निकली है और इतनी हीट की जरूरत थी इसको। सो इन दोनों का सम इसके बराबर कर दीजिए, 1400 इक्वल टू 540 प्लस का 20 इंटू में m हो जाएगा, क्योंकि 540 m प्लस का 20 m, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 540 m प्लस 20 m, और m कॉमन लोगे तो 540 प्लस 20 इंटू में m आ जाएगा। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 560 m हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400 बटे में 560, 140 बटे 56 हो जाएगा। 14 नीचे रह जाएगा, 35 ऊपर रह जाएगा।
सो ये 7 पे कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा, तो m कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। सो इतने ग्राम स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हुई है। सो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वाटर होगा कितना होगा, 20 ग्राम तो पहले था, 2.5 ग्राम और आ गया, तो 22.5 ग्राम होगा टोटल वाटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 22.5 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द वन गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, द लेंथ ऑफ अ वायर इज 1 मीटर and unknown resistance is greater than 2 ohm is connected across the other gap. When these resistance are interchanged, the balance point shift by 20 centimeter. The value of unknown resistance will be, मीन्स आपसे कह रहा है मीटर ब्रिज के एक गैप के अक्रॉस एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है और मीटर ब्रिज की जो वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है, मीन्स 100 सेंटीमीटर है, और अननोन रेजिस्टेंस जो है जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू 2 ओम से ज्यादा है जिसको अदर गैप के अक्रॉस लगाया गया है। क्योंकि हमें पता है मीटर ब्रिज के 2 गैप होते हैं, एक गैप के अक्रॉस 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, दूसरे गैप के अक्रॉस एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया गया है जिसकी वैल्यू 2 ओम से ज्यादा है। और जब इन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज किया जाता है तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 20 सेंटीमीटर से। मींस जिस गैप में 2 ओम था उस गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगा दो, जिस गैप में अननोन रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस 2 ओम लगा दो, तब बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है और आपसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हमें पता है मीटर ब्रिज के 2 गैप होते हैं, एक गैप के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस R1 हो, दूसरे गैप के अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 हो, और बैलेंस पॉइंट मान लेते हैं L सेंटीमीटर पर है, क्योंकि ये टोटल 100 सेंटीमीटर है और बैलेंस पॉइंट L सेंटीमीटर पे आया है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। बैलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं R1 जो रेजिस्टेंस है वो आपको नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 2 ओम गिवन है, R2 जो रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम R ओम मान लेते हैं। सो हमें R की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है R1/R2 किसके इक्वल होगा, L बटे 100 माइनस L के इक्वल होगा। R1 कितना गिवन है 2, R2 कितना लिया है हमने R के इक्वल। सो L बटे 100 माइनस L किसके इक्वल आ जाएगा, 2/R के। यहाँ से R किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू में 100 माइनस L बटे में L। और देखिए अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दे, मींस R1 को अननोन बना ले, R2 को नोन बना ले। R1 की वैल्यू कितनी होगी, R ओम, R2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम। और हमें गिवन है कि जब इन दोनों को इंटरचेंज किया जाता है तो जो बैलेंस लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है। और हमें ये भी गिवन है कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम से ज्यादा है, मींस इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे ज्यादा है, तो बैलेंस लेंथ जो होगी वो राइट साइड शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस लेंथ होगी वो उस साइड ज्यादा होगी जिस साइड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मींस ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये जो लेंथ होगी बैलेंस लेंथ वो ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। सो यहाँ पर लेंथ कितनी आएगी, L प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी फिर 80 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम 100 में से L प्लस 20 घटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी जो कितनी होगी, 80 माइनस L के इक्वल होगी। घटा के देख लीजिए, 100 माइनस L प्लस का 20, अगर आप इसको घटाओगे तो 100 माइनस L माइनस 20 तो 80 माइनस L आ जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ये लेंथ L प्लस 20 हो जाएगी और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 80 माइनस L हो जाएगी। क्योंकि पहले L सेंटीमीटर थी, इंटरचेंज करने पर 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई तो L में 20 जोड़ोगे तो ये बैलेंस लेंथ आ जाएगी L प्लस 20, और ये कितनी आ जाएगी, 80 माइनस L आ जाएगी। और हमें पता है R1 क्या है,
अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R ओम ली हुई है, R2 नोन है जिसकी वैल्यू 2 ओम है। सो यहाँ पर R1 बटे R2 किसके इक्वल आएगा, L प्लस 20 बटे में 80 माइनस L। R1 बटे में R2 इक्वल टू दिस बटे में दिस के इक्वल होगा। सो यहाँ पर R1 कितना है, R ओम, R2 कितना है, 2 ओम। पुट कर दीजिए, R बटे 2 किसके इक्वल आ जाएगा, L प्लस 20 बटे में 80 माइनस L। सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 2 को उस साइड ले जाओ, 2L प्लस 40 बटे में 80 माइनस L। सो अब देखिए, इसका और इसका लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इन दोनों का राइट साइड इक्वल करके हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 200 माइनस 2L बाई L किसके इक्वल आ जाएगा, 2L प्लस 40 बटे में 80 माइनस L। फाइनली इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। L की वैल्यू 40 अगर हम इसमें रख देते हैं तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो अननोन रेजिस्टेंस कितना था, R ओम था, तो R की वैल्यू 3 आ गई, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ओम आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 50 सेकंड, द टाइम इन विच द एनर्जी फॉल्स टू 1 बाय ई की पावर 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू विल बी। मीन्स कह रहा है रिलैक्सेशन टाइम जो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो 50 सेकंड है, और वो टाइम बताइए जिसके ऊपर उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी 1 बाय ई की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल वैल्यू का। हमें पता है किसी भी टाइम पर जो एनर्जी होती है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ के इक्वल होती है। यहाँ पर टी क्या है, टाइम है, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और हमसे वो टाइम पूछ रहा है जिस टाइम पर एनर्जी 1 बाय ई की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल एनर्जी का। यहाँ पर ई नोट क्या है, इनिशियल एनर्जी है, मीन स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी वो ई नोट है, किसी भी टाइम टी पर जो एनर्जी होगी वो ई है। सो हमें ई किसके इक्वल लेना होगा, 1 बाय ई की पावर 4 टाइम्स ऑफ ई नोट का, और हमें टी की वैल्यू निकालनी होगी। सो यहाँ पर हम ई नोट बाय ई की पावर 4 रख देते हैं, ई नोट इंटू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ई नोट से ई नोट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 1 बाय ई की पावर 4 बचेगी, तो ई की पावर 4 में 4 पावर जो है ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर -4 हो जाएगा, इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो टी बाय टाउ किसके इक्वल आएगा, 4 के, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 गुना में टाउ के। और क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना गिवन है, 50 सेकंड गिवन है। सो यहाँ पर टाउ की जगह हम 50 रख देंगे, सो हमें टी कितना मिल जाएगा, 200 सेकंड। मींस 200 सेकंड वो टाइम है जिसके ऊपर उस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी 1 बाय ई की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल एनर्जी का। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू, हियर ए नोट क्या है, बोर फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस। मींस हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो ए नोट है, और आपसे कह रहा है मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस बताओ इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और याद रखिए जो मैक्सिमम प्रोबेबल या मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस जो होगी इलेक्ट्रॉन की इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो इक्वल टू होती है ए नोट के। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी याद रखिए न्यूक्लियस से ए नोट दूरी लग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 32%, और आउटसाइड कितनी होती है, 68%। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन ए नोट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इक्वल टू 32% होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन चूज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मींस कह रहा है दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये बताइए, और हमें किसका यूज करना है, बूलियन एक्सप्रेशंस का यूज करना है। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी, ये दो आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होगी। P प्लस क्याऊ का बार किसके इक्वल होता है, P बार इंटू में क्याऊ का बार। सो अगर यहाँ पे प्लस है
तो गुणा में चला जाएगा, गुणा है तो प्लस में चला जाएगा, और पूरे पे बार है तो अलग अलग पे बार हो जाएगा। सो P प्लस क्याऊ का बार किसके इक्वल होगा? P का बार इंटू में क्याऊ का बार। P क्याऊ का बार किसके इक्वल होगा? P का बार प्लस क्याऊ का बार। ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होगी। अब देखिए हम वन बाय वन ऑप्शन को चेक करेंगे, जोन सा ऑप्शन इनकोरेक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट में क्या गिवन है? P इंटू में P बार प्लस क्याऊ आर इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है? P क्याऊ आर के इक्वल गिवन है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये P क्याऊ आर के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगी तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकोरेक्ट होगी। सो यहाँ पर हम P को अंदर ले जाते हैं, P इंटू पी बार प्लस P क्याऊ आर हो जाएगा। P इंटू पी बार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 प्लस P क्याऊ आर किसके इक्वल आ जाएगा? P क्याऊ आर के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन, क्याऊ आर इंटू में P क्याऊ प्लस आर का बार है और फिर पूरे का बार है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्याऊ आर तो बार लिखा हुआ है एज इट इज, यहाँ पर ये थ्योरम लगा देते हैं या ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। P क्याऊ प्लस आर का बार है और इस सारे का बार है तो प्लस है तो गुणा में चला जाएगा। P क्याऊ का बार हो जाएगा इंटू में आर का बार हो जाएगा। मीन्स ये जो बार है इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा, और प्लस किस में आ जाएगा? डॉट में या फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो यहाँ पर क्याऊ आर बार है, ये क्या हो जाएगा? P क्याऊ का बार इंटू में आर का बार क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ए का बार क्या होता है? ए होता है। सो आर का बार क्या होगा? आर के इक्वल होगा। आर इंटू में आर क्या होगा? आर के इक्वल ही होगा। तो क्याऊ आर इंटू में पी क्याऊ का बार, और यहाँ पर P क्याऊ का बार किसके इक्वल होगा? P का बार प्लस क्याऊ का बार। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे? P का बार प्लस का क्याऊ का बार लिख देंगे। सो यहाँ पर अब क्या होगा? इसको अंदर ले जाते हैं, क्याऊ आर P का बार प्लस क्याऊ आर क्याऊ का बार। क्याऊ इंटू क्याऊ का बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा? क्याऊ आर P का बार। सो देखिए अगर हम इसकी राइट साइड को चेक करें तो क्या है? P का बार क्याऊ आर, और ये भी क्या है? P का बार क्याऊ आर। सो ये भी क्या है? राइट ऑप्शन है आपका। अब देखिए थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, P इंटू में क्याऊ आर प्लस क्याऊ बार इंटू में आर। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? आर को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इनमें से आर को कॉमन लेते हैं तो क्याऊ प्लस क्याऊ बार रह जाएगा अंदर, जो किसके इक्वल होगा? 1 के। सो यहाँ पर पी आर इंटू में 1, सो किसके इक्वल आ जाएगा? पी आर के इक्वल आ जाएगा। बट ऑप्शन में क्या गिवन है? P क्याऊ के इक्वल गिवन है, जो गलत है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा कि ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए अगर आप डी को भी चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। P इंटू में P बार क्याऊ प्लस P बार आर, इन दोनों में से P बार कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, इंटू में क्याऊ प्लस का आर, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो पूरा का पूरा किसके इक्वल आ जाएगा? ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सो डी में जो राइट साइड है वो 0 के इक्वल है। सो ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा कि ये जो ऑप्शन है वो इनकोरेक्ट है। मीन्स सी जो ऑप्शन है वो इनकोरेक्ट एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m go round a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is, मीन्स कह रहे दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है और वो m के इक्वल है। वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस कैपिटल R है, और उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगी सर्कल में घूमने के लिए वो उनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करा रही है। और आपसे पूछ रहा है ईच पार्टिकल की स्पीड बताओ क्या होगी। सो हमें सर्कुलर पाथ गिवन है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इस सर्कुलर पाथ के ऊपर दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दोनों का मास इक्वल है, मान लेते हैं उनकी स्पीड u के इक्वल है। सो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो किसके इक्वल होगी? g m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2r।
तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। m1 भी m के इक्वल है, m2 भी m के इक्वल है। सो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। और सेंट्रीबिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, m स्पीड का स्क्वायर बाय रेडियस, तो m u स्क्वायर बाय r के इक्वल हो जाएगी। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होगी, क्योंकि हमें पता है ये फोर्स ही इसको सेंट्रीबिटल फोर्स प्रोवाइड करा रही है। सो एफ जी किसके इक्वल होगा, एफ सी के। सो यहाँ पर एम यू स्क्वायर बाय आर किसके इक्वल आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। यहाँ से यू किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो सेंट्रीबिटल फोर्स के इक्वल थी। m से m यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, एक r से एक r कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर u स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, g स्मॉल m बाय 4r। और अगर इस 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा। सो u किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट जी एम बाय 4r के इक्वल आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिक रोप ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम इफ वाई एंड रो आर रिस्पेक्टिवली द यंग मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल, इट्स इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओवन वेटेज। मीन्स इसके खुद की वेट की वजह से जो लेंथ में इंक्रीज होगा वो बताना है। वाई क्या है, उसका यंग मॉडुलस है। रो क्या है, उसके मटेरियल की डेंसिटी है। और उसकी लेंथ कितनी है, एल है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, एक रोप है जिसका यंग मॉडुलस वाई है, डेंसिटी रो है, लेंथ एल है। और ऊपर जो सीलिंग होती है रूम की उससे अटैच की गई है या फिर हैंगिंग करी गई है। मान लेते हैं इसका मास जो है कैपिटल एम है, जो किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम के इक्वल होगा। मान लेते हैं इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, तो अगर आप ए को एल से गुणा कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। सो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह ए इंटू एल रख दोगे तो मास आ जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, रो ए एल के इक्वल होगा। अब देखिए स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स बटे एरिया। और यहाँ पर जो फोर्स है वो इसके वेट के इक्वल होगी। सो इसका वेट किसके इक्वल होगा, कैपिटल एम इंटू में जी के इक्वल होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। अब देखिए स्ट्रेन जो है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन लेंथ बटे में एल इफेक्टिव। इसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो एल बाय 2 नीचे होगा हैंगिंग से, तो इसका एल इफेक्टिव कितना आएगा, एल बाय 2 आएगा। सो यहाँ पर स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एल बटे में एल बाय 2 होगा। सो यहाँ पर यंग मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा, स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम जी बाय ए बटे में डेल्टा एल बटे में एल बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, एम जी ऊपर रहेगा, ए नीचे आ जाएगा। डेल्टा एल नीचे रहेगा, एल बाय 2 ऊपर जाएगा तो एल ऊपर रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर डेल्टा एल को इस साइड ले जाओ, वाई को इस साइड ले आओ, तो डेल्टा एल किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी एल बटे में 2 ay। और यहाँ पर m की जगह क्या रख देते हैं, रो ए एल रख देते हैं। फाइनली सिंप्लीफाई करके डेल्टा एल किसके इक्वल आ जाएगा, रो जी एल स्क्वायर बटे में 2y। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।